हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे फेराडे का सेकंड लॉ इलेक्ट्रोलिसिस का। तो ये क्या बोलता है कि हमारे पास फेराडे के फर्स्ट लॉ में एक कंटेनर था, अब हमारे पास सेकंड लॉ में दो कंटेनर हैं। उन दो कंटेनर्स को हमने लगाया है इस तरह से, सीरीज में इसको कनेक्ट किया है। सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास होने वाली है दोनों के दोनों कंटेनर्स में से। ये क्या बोलता है फेराडे का सेकंड लॉ कि जब हम सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की पास कराते हैं सॉल्यूशन में से, जब सॉल्यूशंस को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, तो जो इलेक्ट्रोड्स पे सब्सटेंस वेट जो होगा सब्सटेंसेस का, जो इलेक्ट्रोड्स पे प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके इक्विवेलेंट वेट के। दोबारा देखते हैं, फेराडे का सेकंड लॉ बोलता है कि जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होती है पूरे सर्किट में से, दोनों कंटेनर्स में से सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है, तो क्या होता है कि जो वेट इन पे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोड्स पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके इक्विवेलेंट वेट के। जैसे अगर कॉपर सल्फेट की है तो कॉपर सल्फेट के इक्विवेलेंट, कॉपर के इक्विवेलेंट वेट पे। ऐसे ही अगर AgNO3 का है तो Ag के इक्विवेलेंट वेट पे। तो हम इसको लिखते हैं कैसे, देखिए, इट स्टेट्स दैट when the same quantity of electricity is passed through the solution solutions of different electrolytes connected in a series, the weight of the substances produced at electrodes is directly proportional to their equivalent weight। यही हमने बोला था कि जितना चार्ज यहाँ से पास होगी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी जितना मेटल इलेक्ट्रोड पे वेट प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखिए इसके लिए क्या एक्सप्रेशन लिखते हैं हम। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल फॉर AgNO3 हमने दो जो बीकर्स लिए थे उसमें एक सोल्यूशन था हमारा AgNO3 सोल्यूशन, और जो दूसरा था हमारा एंड CuSO4 सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन है वो CuSO4 का है। इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कनेक्टेड इन सीरीज इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड तो क्या होगा यहाँ पे, वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड, एक Ag है हमारे पास, एक दूसरी कॉपर है, वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। यही हमने स्टेटमेंट में बोला है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरी वो इलेक्ट्रोड थी जो वो कौन सी थी, वेट ऑफ कॉपर Cu डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ, क्योंकि कॉपर की है तो इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर का यूज करेंगे हम। तो इसके लिए हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं, दैट आवर V1 W1, अगर मैं इसको W1 मानूँ, Ag के वेट को अगर मैं W1 मानूँ, इसको अगर मैं W2 मानूँ,
इक्विवेलेंट ऑफ Ag को E1 मानो और इसको मैं लेट करूं कि ये मेरे पास है E2। अगर इसके लिए मेरे को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगी, देखिए ये ऐसे आएगा हमारे पास, W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, दैट विल बी इक्वल्स टू, देखिए W1 प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू E1 के E1। ऐसे ही सेम हमारे पास सेकंड केस है, W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, इसका भी अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, दैट इज आवर K अपो E2। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, कैसे, W1 अपॉन में W2 इज इक्वल्स टू KE1 अपॉन में KE2, K से K कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू W1 अपॉन में W2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन में E2। हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, दैट इज आवर W1 अपॉन में E1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन में E2। तो ये होती है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब नेक्स्ट हम करेंगे कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ समझने से पहले हमें दो टर्म समझनी पड़ेंगी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता है कंडक्टिविटी क्या होती है। देखिए इससे पहले हम दो डेफिनेशंस का पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज आवर, देखिए कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो होती है ये हमारे पास दो तरह की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोलर कंडक्टिविटी, दूसरी हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखिए मोलर वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि जो मोलर होता है इसमें हम जो कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रिपेयर करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन को अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दें तो वो बन जाएगी मोलर कंडक्टिविटी। दोबारा देखते हैं, हमने बोला है अगर हमें कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है उसके अंदर अगर किसी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हम 1 मोल, मोलर है तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का डिसॉल्व कर दें तो उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ऐसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या बोलेंगे हम, अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो 1 ग्राम 1 ग्राम पर इक्विवेलेंट डिसॉल्व कर दे तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखिए क्या लिखते हैं हम इसके लिए, इसको हम डिनोट करते हैं कैप एम से, कैप एम से डिनोट करते हैं हम इसको। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन which is prepared by dissolving 1 mole of electrolyte per liter। 1 लीटर के अंदर जब हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसकी कंडक्टिविटी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इज आवर इक्विवेलेंट। देखिए इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं पहले तो हम, जो मोलर कंडक्टिविटी है इसको हम कैप एम से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कापा कंडक्टिविटी इनटू में 1000 और अपॉन में होती है मोलैरिटी। तो नेक्स्ट हम करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सेम इस तरह से होगी, बस फर्क क्या है कि यहाँ हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का डिसॉल्व किया था, यहाँ हम करेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट का यूज। तो देखिए इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैप इक्विवेलेंट। इसको हम कैप इक्विवेलेंट से डिनोट करते हैं। इसके लिए बोलते हैं द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन which is prepared by dissolving 1 gram equivalent
ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसको हम डिनोट करते हैं कैप इक्विवेलेंट से। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, कापा इंटू में 1000 और अपोन में होती है नॉर्मेलिटी। तो ये होता है हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और ये थी हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी। इसका हमें यूज़ क्योंकि कोलार्स लॉ में किया है तो इसका पहले पता होना हमें ज़रूरी था। तो अब करते हैं हम कोलार्स लॉ। देखिए पहले समझते हैं हम कोलार्स लॉ क्या होता है। कोलार्स लॉ ये बोलता है अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें निकालनी है, फॉर एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है AXBY इज इक्वल्स टू XA पॉजिटिव प्लस YB नेगेटिव। तो कोलार्स लॉ ये बोलता है कि अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की तो वो इक्वल्स टू होता है उनके आयंस के सम के और साथ में जो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उनके से। तो हम इसको बोलते हैं इट स्टेट्स दैट या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो इक्वल्स टू होता है सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ ईच आयन, हर एक आयन की, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाइड बाय देयर नंबर ऑफ आयंस। जितने नंबर ऑफ आयंस वहाँ पे प्रेजेंट हैं उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जैसा हमने समझा है बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of electrolyte is equals to sum of limiting ionic conductivities of each ion present in electrolyte और साथ में लिखा था मल्टीप्लाइड टू देयर नंबर ऑफ आयंस। इलेक्ट्रोलाइट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस, जितने नंबर ऑफ आयंस उनके प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल इन जनरल हम क्या लिखते हैं, अभी अभी देखा था। इन जनरल मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है AXBY, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, XA पॉजिटिव प्लस YB नेगेटिव। इससे नहीं समझ आया तो कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास है Al2SO4 थ्राइस, तो इसको हम कैसे लिखते हैं। देखिए एल्यूमिनियम के 2 मोल हैं तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। Al3 पॉजिटिव क्योंकि एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस देखिए SO4 के 3 मोल प्रेजेंट हैं तो 3SO4 2 नेगेटिव। तो ऐसे होता है ये कि जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होता है तो वो इक्वल टू होता है उनके आयनिक सम के और साथ में मल्टीप्लाई करते हैं उनके नंबर ऑफ आयंस जितने प्रेजेंट हैं वहाँ पे। तो देखिए इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ की टर्म्स में तो हम इसको लिखते हैं कैप नॉट M, किसके लिए, Al2SO4 थ्राइस, इसके लिए हमें डिनोट करना है। इट विल बी इक्वल्स टू, देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव प्लस 3 लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव। ये होता है हमारे पास कोलार्स लॉ। अच्छा पेपर में जो आता है इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है, देख लेते हैं उसको। बिल्कुल आसान से ही होते हैं, एकदम मुश्किल कुछ भी नहीं होता। ये क्वेश्चन हमें गिवन है कि कैप नोट M CH3COONA के लिए है 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। कैप नोट M फॉर NaCl इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। थर्ड हमें दिया है कैप नोट M फॉर HCl
HCl के लिए है 300 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स, और हमें जो कैलकुलेट करना है दैट इज आवर CH3COOH एसिटिक एसिड के लिए। एक बार इसको रफली करके कैसे देखेंगे हम, ये जो है CH3COONE जब ये डिसोशिएट होएगा तो किस किस में होएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। सेकेंड थिंग, अगर हम NaCl का देखें तो ये डिसोशिएट होएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तीसरा, अगर हम HCl को देखें तो ये डिसोशिएट होएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और जो हमें निकालना है दैट इज एसिटिक एसिड CH3COOH, और ये डिसोशिएट होएगा तो किस किस में होएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। हमें जो निकालना है, इसके लिए निकालना है, हमें ये देखना है कि जो CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव जो हमें मिलेगा, इनमें से किस किस में से मिलेगा। देखिए CH3COO नेगेटिव इसमें से मिलेगा, H पॉजिटिव इसमें से मिलेगा। दैट मीन्स कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को तो जोड़ देंगे और जो बची है हमारे पास NaCl की उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल। तो देखिए हम इसके लिए कैसे लिखते हैं, कैप नॉट M फॉर CH3COOH, कैसे निकालेंगे इसको हम, इज इक्वल्स टू कैप नॉट M CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव, और हमने देखा है कि ये इन दोनों में से निकलेगी तो इन दोनों को प्लस करेंगे, साथ में इसको माइनस कर देंगे, तो इट विल बी इक्वल्स टू कैप नॉट M CH3COOH will be equals to cap नोट M for CH3COONA प्लस कैप नॉट HCl, और माइनस में हम करेंगे NaCl की, कैप नॉट NaCl। कैलकुलेशन करनी है बस सिंपल, कैसे, जो वैल्यूज़ गिवन है उनको पुट कर देंगे। CH3CONA की है हमारे पास 125 सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास HCl की दैट इज 300, तो हम इसको लिखेंगे 300 और माइनस में NaCl दैट इज 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू 325 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। तो फ्रेंड्स ऐसे आते हैं हमारे पास कोलार्स लॉ के लिए न्यूमेरिकल्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।